बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिक्स्ड एंडेड बीम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी फिक्स्ड एंडेड बीम्स का स्ट्रक्चरल एनालिसिस कैसे करना है। ये लेट्स से एक फिक्स्ड एंडेड बीम है जिसके ऊपर अभी इस वक्त हमने आर्बिट्रेरीली कोई लोडिंग शो की है, अपवर्ड डायरेक्शन में शो की है, जिसकी लेंथ L है। इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने ये बना लिया, हमने एंड मोमेंट्स जो हैं उनको एज रिडंडेंट्स ले लिया और ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को अब हम एक दफ़ा एक्सटर्नल लोडिंग अप्लाई करेंगे और जिस तरह से ये एक्सटर्नल लोडिंग अभी ये अप्लाई हुई है इसके ऊपर, मैंने इसको ऊपर इसलिए शो कर दी ताकि मैं इसकी डिफ्लेक्टेड शेप यहाँ पे क्लियरली शो कर सकूं, इसलिए मैंने इसको लोडिंग ऊपर दिखाई, अदरवाइज ये बीम के ऊपर लग रही है। रिडंडेंट्स में ले लिए MA और MB, डिस्प्लेसमेंट मेजर्स मैंने लिए थीटा A एंड थीटा B। तो ये मैंने एक्सटर्नल लोडिंग अप्लाई कर दी है और A और B के ऊपर रोटेशंस फाइंड कर दी हैं, जिसको मैंने थीटा A नॉट और थीटा B नॉट कह दिया। थीटा A नॉट और थीटा B नॉट ये A और B पे रोटेशंस हैं ड्यू टू एक्सटर्नल अप्लाइड लोडिंग ऑन द प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद मैंने रिडंडेंट्स लगाने हैं एक एक करके। पहले मैंने MA इक्वल टू 1 यूनिट वैल्यू ऑफ MA अप्लाई कर दिया और मैंने इसकी डायरेक्शन एज्यूम कर ली है काउंटर क्लॉकवाइज, और मैंने अगेन इसकी रिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ कर ली है। मैंने A और B पे दोबारा से रोटेशंस फाइंड कर लिए, इन्हें डिटरमिन करनी है, जिसको मैंने थीटा AA का नाम दिया और थीटा BA। थीटा AA इज रोटेशन एट A ड्यू टू यूनिट मोमेंट एट A, थीटा BA इज रोटेशन एट B ड्यू टू यूनिट मोमेंट एट A। पहले हम इसके लिए अल्फा का साइन यूज करते थे, लेकिन अब हमने उसको ड्रॉप कर दिया। पिछला आर्स हेबलर वाले साइंस हमने ड्रॉप कर दिया। अब हम इस नई बुक के मुताबिक सिंबल्स यूज कर रहे हैं जिसमें हम थीटा का सिंबल ही यूज करते हैं। ओके, इसके बाद हमने MB इक्वल टू 1 ये यूनिट वैल्यू ऑफ रिडंडेंट अप्लाई कर दिए प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर और दोबारा से A और B पे रोटेशंस फाइंड कर दिए। अब इनके नाम बन जाएंगे थीटा AB एंड थीटा BB। अब उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस लिख ली हैं। हमारा डिस्प्लेसमेंट मेजर मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, रोटेशन एट A एंड रोटेशन एट B है। तो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर में रोटेशंस हैं। दिस इज ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोडिंग, दिस इज ड्यू टू MA एंड दिस इज ड्यू टू MB। ये A के ऊपर रोटेशंस हैं ड्यू टू दीज इंडिविजुअल लोडिंग्स, और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर दे मस्ट सम अप टू दी रोटेशन एट A ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर में हमें इस वक्त ये नहीं डिस्कस कर रहे कि इस वक्त थीटा A और थीटा B 0 हैं या नहीं है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि व्हाट एवर वैल्यूज हैं A और B के ऊपर, थीटा A और थीटा B की हमने उनको एज इट इज लिख दिया, यानी अभी हम उसके स्पेसिफिक वैल्यूज की तरफ नहीं आ रहे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये कह दिया कि जो भी एक्चुअल बीम है, गिवन बीम में A और B पे जो भी रोटेशंस हैं एक्चुअल थीटा A और थीटा B की जो भी वैल्यूज हैं उनको हमने एज इट इज लिखा कि थीटा A इज इक्वल टू सम ऑफ दीज थ्री, सिमिलरली थीटा B इज इक्वल टू सम ऑफ दीज थ्री। ठीक है, अब थीटा A नॉट और थीटा B नॉट ये अप्लाइड लोडिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। सो अदर फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट्स वी कैन वर्क आउट फ्रॉम द टेबल। ये हमारा टेबल का केस बनता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके ऊपर एक कपल मोमेंट एक एंड के ऊपर लग रहा है। इस टेबल में देखिएगा कि अगर B पे M नॉट मोमेंट लगे तो जहां मोमेंट लग रहा है, B पॉइंट पे लग रहा है ना मोमेंट M नॉट, तो B पॉइंट पे जो जहां मोमेंट लग रहा है वहां पे रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है M नॉट L ओवर 3EI, और दूसरा एंड जहां पे मोमेंट नहीं लग रहा वहां पे रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है M नॉट L ओवर 6EI। इस थीटा B के हाफ मोमेंट रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है A के ऊपर। ठीक है, जहां मोमेंट लग रहा हो उसको हम कहेंगे नियर एंड, और जहां नहीं लग रहा उसको हम कहेंगे फार एंड, ताकि A और B की नोटेशन से आज़ाद होके। अब ज़रा आप अपनी देखिएगा जहां आपने इन कोफिशिएंट्स को फाइंड करना है। हमारा मोमेंट अगर यहाँ पे ये लग रहा है तो जाहिर है कि ये इस जगह पे जो रोटेशन प्रोड्यूस करेगा दैट विड बी जो नियर एंड वाली वैल्यू थी, यानी ये वाली वैल्यू M नॉट L ओवर 3EI। इसी तरह से जब आप यहाँ पे मोमेंट लग रहा है तो इसी जगह पे रोटेशन दैट विल अगेन बी सेम M नॉट L ओवर 3EI।
एम नॉट जो है वो मोमेंट की जनरली हम बात कर रहे हैं कि जितना भी मोमेंट लग रहा है, ठीक है, उसकी हमारे केस में वैल्यूज 1 है, हम यूनिट कपल मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं, यूनिट वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि थीटा ए ए और थीटा बी बी की वैल्यूज हो जाएंगी, थीटा ए ए एंड थीटा बी बी दोनों की वैल्यूज हो जाएंगी, एम नॉट की जगह 1 पुट कर देंगे तो एल ओवर थ्री ई आई हो जाएंगी। सो थीटा ए ए एंड थीटा बी बी बोथ आर एल ओवर थ्री ई आई and both of them are in counterclockwise direction. ये देखिएगा थीटा ए ए counterclockwise, थीटा बी बी भी counterclockwise. So and we are going to treat counterclockwise displacement measures as positive. So that's why you can see over here, ये हमने लिख दिया था आपकी आसानी के लिए near end और far end के ऊपर. So ये दोनों counterclockwise, so दोनों positive L over 3i, और थीटा ए बी और थीटा बी ए वैसे भी आपको पता है कि जो हमने मैक्सवेल्स लॉ डिस्कस किया था कि उसके मुताबिक भी थीटा ए बी और थीटा बी ए को इक्वल होना चाहिए, और वैसे भी आपको टेबल में नजर आ जाएगा ये। सो ये इन दोनों केसेस में ये है कि हम रोटेशन एक जगह पे फाइंड कर रहे हैं और मोमेंट दूसरी जगह पे लग रहा है, ठीक है। सो ये इसका मतलब ये है कि हम फार एंड पे रोटेशन फाइंड कर रहे होंगे। सो दिस वुड बिकम एल ओवर 6 ई आई, और ये दोनों जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखिएगा थीटा बी ए ये भी क्लॉकवाइज और थीटा ए बी ये भी क्लॉकवाइज। सो इनको हम नेगेटिव ट्रीट करेंगे, दैट्स व्हाई यू सी अ नेगेटिव साइन ओवर हियर। अब इन वैल्यूज को, इन चार वैल्यूज को, थीटा ए ए, थीटा बी बी और थीटा ए बी, थीटा बी ए, इन फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स को अगर हम इन ज्योमेट्रिक कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस के अंदर इंसर्ट कर दें तो हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट वुड बी इन टर्म्स, हमारे पास जो इक्वेशंस बनेंगी दोज विल बी इन टर्म्स ऑफ थीटा ए नॉट, थीटा बी नॉट, थीटा ए एंड थीटा बी, और उसमें ई आई और एल ये पैरामीटर्स शामिल होंगे। लेट्स सी हाउ वी डू दैट। सो दीज आर द सेम ज्योमेट्रिक कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस जो मैंने ऊपर लिखी हुई थी, उनको मैंने रिप्रोड्यूस कर दिया, और अब यहाँ पे मैंने इनके अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर दिए, चार वैल्यूज, चार फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट्स इंसर्ट कर दिए जो आपको ब्रैकेट में नजर आ रही हैं। यहाँ से अब हमें करना ये है कि हमने एम ए और एम बी के लिए ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है। डिफरेंट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। वन मेथड दैट आई हैव फॉलोड इज कि आप ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर दें। सो दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक। ये वाली जो पैरामीटर है, ये जो एम बी के जो एम बी जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई होके माइनस एल ओवर 3 आई बनाएगा, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। बाकी इक्वेशन आपके पास एम ए की फॉर्म में इस तरह से बन जाएगी, और फिर आप सिंपली इसको रीराइट कर दें फॉर एम ए, सो यू विल फाइनली गेट दिस इक्वेशन फॉर एम ए। Alright, so this is in terms of theta a, theta b, and theta a naught and theta b naught. Similarly, you can also write down equation for mb based on the very same pattern. तो ये आपके पास ma और mb का solution आ गया है in terms of theta a, theta b and theta a naught and theta b naught. Theta a, theta b क्या चीज है? Given beam में, इस गिवन बीम में ए और बी पे जितनी भी रोटेशंस हैं, हमें अभी इस वक्त ये नहीं कह रहे कि कितनी है, बट जितनी भी हैं, अगर 0 है तो उसके हिसाब से, और नहीं है तो फिर भी उसके हिसाब से। सो इन टर्म्स ऑफ एंड रोटेशंस, दीज आर वेरी यूजफुल इक्वेशंस, क्योंकि एंड रोटेशंस की फॉर्म में हमने इनफैक्ट एंड मोमेंट्स को लिख लिया है। लुक एट दिस, we have been able to write down equations for MA and MB in terms of end rotations. Theta A और theta B actual structure में है, और theta A naught और theta B naught primary structure जो कि simply supported beam है, उसके अंदर end rotations है due to externally applied जो भी loading लग रही है। Now when the ends are, let's consider some specific cases. Now let's consider the case when the ends are 100% fixed, यानी theta A और theta B given beam में इक्वल टू 0 हो, नॉन यील्डिंग सपोर्ट्स कंप्लीटली रेस्ट्रेंड हो, थीटा ए और थीटा बी 100% फिक्स्ड हो, फुली फिक्स्ड कंडीशन के लिए फिर हम इन आंसर्स को, यानी एम ए और एम बी की उन वैल्यूज को जो करस्पॉन्ड करती हैं टू 100% फिक्सिटी, यानी थीटा ए थीटा बी अगर हम 0 पुट कर दें इन दोनों इक्वेशंस में, तो फिर हमारे पास एम ए और एम बी के जो आंसर आएगा, वी वुड कॉल दोज मोमेंट्स एज फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। एम ए with a superscript f, similarly mb with a superscript f for fixity.
सो ये मैंने एग्जैक्ट सेम कंपैटिबिलिटी एग्जैक्ट सेम एम और एम बी की इक्वेशंस लिख ली हैं जो हमने यहाँ डिराइव की थी। ये दो इक्वेशंस 9.25 में जो आपको नजर आ रही हैं, यहाँ मैंने एज इट इज रिप्रोड्यूस कर दिया है और इनके अंदर थीटा ए थीटा बी की वैल्यूज 0 पुट कर ली हैं और ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स विच आर थीटा ए नॉट एंड थीटा बी नॉट एंड ई आई ओवर एल। So these are the general equations for fixed end moments. इसमें सिर्फ आपको थीटा ए नॉट और थीटा बी नॉट जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ये जो कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके अंदर ये रोटेशंस हैं एट ए एंड बी। ऑलराइट, ये वैल्यूज जस्ट आपने पुट करनी है और ये जाहिर है हमने डिस्कस कर लिया था थीटा ए नॉट एंड थीटा बी नॉट डिपेंड अपॉन जो भी एक्सटर्नल लोडिंग लग रही है उसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड, उसके सेंस, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। सो यू विल हैव फाइनली दी वैल्यूज फॉर एम। ये जनरल इक्वेशंस हैं फॉर फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। ये आगे आप हमने एक्सटेंसिवली यूज करनी है, सो यू शुड आई मीन बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई देम। जस्ट आपने थीटा ए नॉट थीटा बी नॉट की वैल्यूज पुट करनी है। कीप इन माइंड दैट वी आर ट्रीटिंग counterclockwise rotations positive, so when you put the values of theta a naught and theta b naught, those would be along with their algebraic signs. Now let's look back at the equations for ma and mb. हमने एक definition introduce कर दिए MAF और MBF की, fixed end moments at A and B. ये हमने equations लिख ली हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, इन इक्वेशंस के अंदर एम ए और एम बी की जो हमने इक्वेशंस लिखी थी विच वर इन टर्म्स ऑफ थीटा ए थीटा बी थीटा ए नॉट एंड थीटा बी नॉट और ए आई और एल की फॉर्म में थी, वी आर गोइंग टू री राइट देम इन सच अ वे कि हमें एक ये वाली डेफिनेशंस इसके अंदर यूज कर सकें। यानी ये वाली टर्म हम इस इक्वेशन में बनाएंगे फिर पहली वाली इक्वेशन के अंदर, और उस टर्म को फिर हम सिंपली इससे रिप्लेस कर लेंगे। यानी हम एम ए और एम बी को इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स एट ए एंड बी, यानी एम ए को हम एम ए एफ की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। सो इट मीन्स वी आर गोइंग टू ओपन अप दिस ब्रैकेट्स। लेट्स सी हाउ वी डू दैट। ये इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख दी है जो मेरे पास ऊपर जनरल इक्वेशन लिखी हुई थी एम ए और एम बी की, इसको मैंने पहले यहाँ पे एज इट इज रीराइट कर दिया है। अब मैं इसको ब्रैकेट्स मैंने ये वाली ओपन अप कर दी हैं और मैंने कुछ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशंस कर दी हैं। ये जो पहली वाली बन गई ये टर्म, दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव कॉल्ड एज MAF। ये हमने ऊपर इसको डिफाइन कर लिया था MAF, ये इसको हमने यूज कर लिया यहाँ पे, रिप्लेस कर दिया बाय MAF, फिक्स्ड एंड मोमेंट एट A, और बाकी इक्वेशन इस फॉर्म में लिख दिया और हम इसको अभी रीराइट कर दिया MA इक्वल टू ये वाली टर्म यहाँ लिख दिया और ये इधर लिख दिया। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल इक्वेशन। फिक्स्ड एंड मोमेंट को जनरली हमने मोमेंट एट ए को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ एंड रोटेशंस एंड दी एंड रोटेशंस थीटा ए एंड थीटा बी। एम ए क्या चीज है, हमारी गिवन बीम में ए पे कितना मोमेंट कितना एंड मोमेंट एज रिएक्शन डेवलप होगा, और थीटा ए और थीटा बी क्या चीज है, गिवन बीम में ए और बी पे कितनी रोटेशंस हैं वो जितनी भी होंगी, ठीक है। और प्लस हमने इसको इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट लिख दिया कि अगर वो 100% फिक्स्ड हो तो फिर वहां पे जितना मोमेंट प्रोड्यूस होता है उसकी फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमें थीटा ए और थीटा बी की वैल्यूज पता चल जाएं तो हम सिंपली एम ए निकाल सकेंगे, इसी तरह एम बी भी निकाल सकेंगे, क्योंकि एम ए और एम बी दोनों जो है वो थीटा ए और थीटा बी की फॉर्म में और फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए और बी की फॉर्म में। इसके लिए तो हमें एक्चुअली फिक्स है या नहीं एंड रोटेशंस, इसकी बाय डेफिनेशन मतलब ये है कि अगर ये फिक्स्ड हो 100% तो फिर क्या मोमेंट प्रोड्यूस होता है उस और ये जो वैल्यू है ये जनरल वैल्यू है एम ए एंड मोमेंट ए की, एंड रिएक्शन जो है ना मोमेंट की फॉर्म में, उसकी जनरल वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ थीटा ए और थीटा बी। मतलब कि अगर मैं थीटा ए और थीटा बी 0 पुट कर दूंगा तो मेरा एम ए एफ के बराबर हो जाएगा। जाहिर है इसका मतलब यही है कि मेरा जो दोनों एंड्स हैं ए और बी वो 100% फिक्स्ड हैं, तो जाहिर है मेरा एम ए एफ के बराबर बनेगा। लेकिन अगर 100% फिक्स नहीं है तो फिर वो जो भी यहाँ पे वैल्यूज थीटा ए और थीटा बी की होंगी वहां पे,
तो वो मैं पुट करूंगा, उससे मेरे पास MA का आंसर आएगा. Similarly, I'll have answer for MB. These are very useful equations, and then we will be using them in our next topic, which is displacement method. So make sure you understand how we derive these equations, how we actually reach these equations. So one more thing that you keep in mind is MA और MB जो हमने ऊपर ली थी in our calculations, we had assumed them acting in both of them were assumed to act in the counterclockwise direction. दोनों को हमने counterclockwise direction में assume किया था. इसका मतलब ये है कि अगर फाइनल आंसर हमारे पास MA और MB का पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों counterclockwise हैं, यानी जो भी आंसर आ जाए अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब है कि that end moment is counterclockwise. और अगर नेगेटिव आंसर आता है MA या MB का, इसका मतलब ये है कि वो end moment एक्चुअली क्लॉकवाइज है. और यहाँ पे अगेन थीटा ए और थीटा बी की जो हमने वैल्यूज पुट करनी है, दोज विल बी अलोंग विद देयर अलजेब्रिक साइंस. अगर वो काउंटर क्लॉकवाइज हैं तो पॉजिटिव पुट होंगी, क्लॉकवाइज होंगी तो देन वो नेगेटिव वैल्यूज हम इंसर्ट करेंगे. सो दैट्स अबाउट MA एंड MB. फिक्स्ड एंड मोमेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है, यानी हमने फिक्स्ड दो चीज़ें हमने इस टॉपिक में कर ली हैं. वी हैव डिराइव्ड जनरल एक्सप्रेशंस फॉर fixed end moments at A and B, and we have derived general expressions for end moment at A and B, जिसमें ज़रूरी नहीं कि फिक्सिटी हो एंड्स A और B के ऊपर, ज़रूरी नहीं कि 100% फिक्सिटी हो. जितनी भी रोटेशंस वहाँ पे एक्चुअल बीम में प्रोड्यूस हो रही हों एट द टू एंड्स, उनकी फॉर्म में हमने एंड मोमेंट्स को लिख लिया. दिस इज़ अ वेरी यूजफुल इक्वेशन. आई हैव ऑलरेडी सेड कि ये इक्वेशंस हम यूज़ करेंगे, ये बेस बनेंगे हमारी डिस्प्लेसमेंट मेथड्स की. सो लेट्स लुक एट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्विक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. अब ये एक केस है जिसमें हमने जो इससे पहले जो हमारी डिस्कशन थी वहाँ हमने एक्सटर्नल जो अप्लाइड लोडिंग थी उसको आर्बिट्रेरी शो किया था. तो उस आर्बिट्रेरी लोडिंग के अगेंस्ट हम कोई स्पेसिफिक वैल्यूज थीटा ए नाट और थीटा बी नाट की कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे. अब हमने वो एक स्पेसिफिक केस बना दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसकी इंटेंसिटी W है, वो हमने अप्लाई कर दिए. अब अगेन बाकी सारा प्रोसीजर वही है, सिर्फ इस केस में क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, थीटा ए नाट और थीटा बी नाट के हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी जिसको हम पहले कुछ लिख नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक लोडिंग थी नहीं उस केस में. अब हमारे पास एक स्पेसिफिक लोडिंग है तो हम इन थीटा ए नाट और थीटा बी नाट को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो थीटा ए नाट और थीटा बी नाट में पहले डिस्कस कर चुका हूँ. दीज आर the end rotations for the primary structure when you apply external loading to the primary structure. हमारा primary structure इस वक्त एक simply supported beam है. ये वही पिछले टॉपिक की कंटिन्यूएशन चल रही है, सिर्फ ये कि हमने लोडिंग जो है वो अब इस दफ़ा स्पेसिफाई कर दी है. सो थीटा ए नाट एंड थीटा बी नाट, हाउ वी कैलकुलेट देम, या हम टेबल में जाएंगे. ये वाला केस हमारा बनता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्टिंग ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम, एंड थीटा ए और थीटा बी की दोनों एक जैसी वैल्यूज हैं, प्रोड्यूस होंगी. सेंस इनकी डिफरेंट प्रोड्यूस होगी, डिफरेंट मे बी डिफरेंट हो, वी विल सी कि सेंस क्या बन रही है, बट इनका मैग्नीट्यूड दोनों का W नाट L क्यूब बाई 24 EI बनेगा. नाउ लेट्स, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया W नाट L क्यूब और 24 EI. इनकी सेंस क्या है, थीटा ए नाट, दिस इज clockwise and this is counterclockwise, theta B naught. So theta A naught is clockwise, it will be negative, and theta B naught is counterclockwise, so this would be positive. Let's see their values. हमने इनको थीटा ए और थीटा बी की वैल्यू लिखने के बजाय हमने EI अगर आप यहाँ पे लिख देंगे तो हमारे पास EI थीटा ए और EI थीटा बी की वैल्यूज आएंगी. हमने इनको यहाँ थीटा ए नाट और थीटा बी नाट कहा हुआ है तो हमने इनको EI को यहाँ लिख दिया क्योंकि हमें फार्मूले में EI बेसिकली EI टाइम्स थीटा ए नाट की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने ऑलरेडी उस फॉर्म में लिख दिया. दिस वाज clockwise, so this is negative, and this is counterclockwise, so this is positive. So just put these values in the fixed end moment. ये हमारी जनरल इक्वेशन है, हमने जस्ट रिप्रोड्यूस कर दी है फिक्स्ड एंड मोमेंट्स की जनरल इक्वेशन. और अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस थीटा ए नाट और थीटा बी नाट की यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करेंगे along with their algebraic signs. So here we go. MAF equal to this. थीटा ए नाट की हमने जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, थीटा बी नाट की वैल्यू पुट कर दी है, एंड जस्ट बाय क्विक सिंप्लीफिकेशन you will get WL square by 12. You are getting a positive answer. That actually means that MAF is
counterclockwise as assumed in the original derivation. And similarly, you can work out MBF, and that will be with a negative sign, and that means MBF is negative. So this is how these two would be shown. MAF, fixed end moment at A, is WL square by 12 with a positive sign, so that's why it is counterclockwise, and this is with a negative sign, so that's why we will show it acting clockwise. आपके पास एंड मोमेंट्स आ गए हैं, MAF और MBF फिक्स्ड एंड मोमेंट्स एंड के ऊपर आ गए हैं. अब एंड के मोमेंट्स अगर आपको पता चल गए हैं, अब दो अननोन्स रह गए हैं. ये रिएक्शंस अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. तो ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वेरी सिंपल है ये. रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी विद दीज मोमेंट्स नोन along with their direction. So now you can easily calculate these and reactions. So basically ये WL total load लगेगा, equivalent static load, और इसका हाफ इधर जाएगा, हाफ इधर जाएगा, WL/2 और WL/2. उसके बाद से ये shear diagram है, shear force diagram. I know this is simple enough, you can understand this. एक चीज़ सिर्फ इसमें है कि यहाँ आमतौर पे जो RC Hibbeler और पाइटल की बुक्स हैं मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स की भी और स्ट्रक्चरल एनालिसिस की जो आप यूज़ करते हैं, उनमें शेयर के लिए, और मैंने खुद भी आपको जो पहले लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको कहा था कि हम हमारा जो साइन कन्वेंशन है इंटरनल फोर्सेस की, जब हमने डिस्कशन की थी, हमने कहा था शेयर फोर्स विच इज़ एन इंटरनल फोर्स, उसके लिए साइन कन्वेंशन हमने कहा था, हमने उस वक्त कहा था वी विल बी कंसिडर इट पॉजिटिव इफ इट इज टेंडिंग टू प्रोड्यूस क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ द मोमेंट, अबाउट द सेंटर ऑफ द सेगमेंट. लेकिन यहाँ पे इस बुक में अपोजिट है. अभी चूंकि बाकी सारा कुछ इस बुक का फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने जस्ट टू बी कंसिस्टेंट विद द रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस, मैंने इस बुक की ये वाली कन्वेंशन भी अडॉप्ट कर ली विच इज़ अपोजिट टू RC Hibbeler. इस बुक में हम शेयर को पॉजिटिव लेंगे, शेयर फोर्स को पॉजिटिव लेंगे इफ इट इज tending to produce counterclockwise moment about the center of the segment. So not a big difference, just the sign convention has flipped. बाकी calculations वही हैं. WL/2 यहाँ पे एंड शेयर होगा, और ये WL/2 जो यहाँ पे जितना रिएक्शन है उतना होगा. बाकी ये सेंटर में से जीरो से पास करेगा. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगी. ये भी आप आराम से बना सकते हैं. WL/12 WL/12 दो नेगेटिव मोमेंट्स, दो. अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. दिस इज समथिंग आई वांट यू टू वेरी वेल अंडरस्टैंड. ऊपर हमारे पास जो साइंस थे, दिस प्लस एंड दिस माइनस, दिस प्लस साइन एंड दिस माइनस साइन, इनको हमने कैसे इंटरप्रेट किया? हमने प्लस वाले को कहा कि इट मीन्स इट इज काउंटर क्लॉकवाइज. नेगेटिव वाले को हमने इंटरप्रेट किया कि ये नेगेटिव का मतलब है क्लॉकवाइज. यानी प्लस और माइनस का यहाँ पे ताल्लुक था क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज के साथ. क्यों? यानी एज रिएक्शंस हम इनको कैलकुलेट कर रहे थे. तो रिएक्शंस विच आर एक्सटर्नल फोर्सेस का मैंने डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल फोर्सेस में हमारा साइन कन्वेंशन बेस्ड होता है ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी जिसमें अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड और क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, इसकी बेस पे हमारा साइन कन्वेंशन सेट होता है फॉर एक्सटर्नल फोर्स. यहाँ पे ये एंड मोमेंट्स थी, दोज वर एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल रिएक्शंस बेसिकली एट दीज एट एंड्स A and B. सो अब जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं ना, बेंडिंग मोमेंट इज एन इंटरनल फोर्स, इंटरनल मोमेंट है ये, यानी सेक्शन काट के आप एक्सप्रेस करते हैं इसको. सो अब अगर आप देखें, अब हमारा साइन कन्वेंशन विल डिपेंड नॉट ऑन क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज. नाउ इट विल बी बेस्ड ऑन हाउ that moment is going to deform the element, whether it is going to cause sagging or hogging. So our sign convention will now be based on sagging or hogging. So we are going to treat positive sagging as positive, and both of them are, the hogging moments, we will be treating them, both of them, negative. So bending moment diagram mein both of them are negative because both of them are producing hogging in the beam in their corresponding locations, starting with negative region. यहाँ भी starting with negative region, बीच में अब ये positive region में आएगा and it will be crossing the horizontal axis, zero moment वाला point जिसको हम point of inflection कहते हैं, that you can calculate it would be equal to 0.21 L. ये bending moment diagrams plot करना आपको, I hope you understand these things. ये आप पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में, so I'm not discussing them. ये maximum जो positive moment बनेगा that would be at the center and its की value जो होगी WL square by 24 होगी. ये जो आपको रिजल्ट्स नज़र आ रही हैं, it is very very important to remember these results. इनको याद रखना ज़रूरी है.
आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि अगर 100% फिक्स्ड हो दोनों एंड्स एक बीम के और उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा हो तो नेगेटिव रिएक्शंस जो नेगेटिव मोमेंट्स प्रोड्यूस होंगे एट द एंड्स those end reactions would be negative and their magnitude would be WL square by 12 and WL square by 12 और mid span पे जो positive moment maximum positive moment produce होगा that would be WL square by 24. This solution applies to a full fixed condition यानी ends अगर 100% fixed हैं उस केस में ये solution apply होगा. अच्छा just for comparison अगर ये जो beam है जैसे इस केस में तो ये 100% फिक्स्ड है एट द टू एंड्स. अगर ये 100% फिक्स्ड होने के बजाय एक सिंपली सपोर्टेड बीम होता और उसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा होता तो उस वक्त इसके अंदर यू कैन चेक ये जो वैल्यू होती मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट प्रोड्यूस होता दैट वुड हैव बीन WL स्क्वायर बाय 8. ठीक है, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं खुद, ये आपने पहले पढ़ भी लिया होगा इस तरह के केसेस. ठीक है, ये इस वक्त जो मोमेंट WL स्क्वायर बाय 24 है फुल फिक्स कंडीशंस के केस में, फिक्स्ड सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में दैट वुड हैव बीन WL स्क्वायर बाय 8 व्हिच इज 3 टाइम्स ग्रेटर देन अ फुल फिक्स्ड कंडीशन. ठीक है, सो फिक्सिटी एंड्स के ऊपर जितने आप फिक्सिटी डालते जाते हैं जितना आप मोमेंट के अगेंस्ट रेस्ट्रेंट डालते जाते हैं, जैसे इस केस में हमने 100% रेस्ट्रेंट डाला हुआ है तो एंड जो नेगेटिव मोमेंट्स हैं एट द एंड ये मैक्सिमम वैल्यूज प्रोड्यूस होंगी. WL स्क्वायर बाय 12 इज द मैक्सिमम मोमेंट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड. मैं सारी जो डिस्कशन कर रहा हूँ इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के हवाले से डिस्कशन कर रहा हूँ. तो दैट मैक्सिमम जो एंड मोमेंट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं नेगेटिव एंड मोमेंट्स इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दोज आर WL स्क्वायर बाय 12 एंड WL स्क्वायर बाय 12. मिड स्पैन पे करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट होगा दैट वुड बी WL स्क्वायर बाय 24. अगर ये कंपेयर आप करें एक सिंपली सपोर्टेड बीम के साथ तो उसमें एंड मोमेंट्स जीरो हैं क्योंकि वहां पे कोई रेस्ट्रेंट नहीं है. ए और बी के ऊपर एक हिंज सपोर्ट है, एक रोलर सपोर्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, तो वहां पे एंड मोमेंट्स आर जीरो और उसमें फिर आपका पॉजिटिव जो मोमेंट है वो WL स्क्वायर बाय 8 बन जाता है विच इज 3 टाइम्स ग्रेटर. सो फिक्सिटी डालने से एंड्स पे फिक्सिटी डालने से these negative moments at the ends will increase whereas this positive moment will decrease. और जितना आप फिक्सिटी को रिड्यूस करते जाएंगे तो ये एंड वाले जो मोमेंट्स हैं ये इनके ऑर्डिनेट्स छोटे होते जाएंगे, ये कम होते जाएंगे और ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी. एक्सट्रीम केस सिंपली सपोर्टेड केस बन जाएगा जिसमें ये एंड मोमेंट जीरो हो जाएंगे और ये जो आपका है मिड स्पैन पे मोमेंट दैट विल बिकम 3 टाइम्स द करंट वैल्यू यानी WL स्क्वायर बाय 8 हो जाएगी वो वैल्यू. नॉर्मली जो हमारा बीम होता है ना वो कभी भी 100% फुल फिक्स नहीं होता. प्रैक्टिकली 100% फिक्स नहीं होता. कंक्रीट की अगर मैं बात करूं स्पेशली तो उसमें कंक्रीट बीम इज ऑफन अ पार्ट ऑफ अ फ्रेम और वहां पे जो बीम है दैट्स अ पार्ट ऑफ अ फ्रेम और उस बीम को जो एंड पे रेस्ट्रेंट मिल रहा है that is provided by the adjacent members columns और दूसरे बीम्स जो वहां पे रन कर रहे हैं those are basically providing the end restraints और वो end restraints 100% फिक्स तो कभी भी नहीं हो सकते. जितनी वो ज्यादा फिक्सिटी होगी उतना ये मोमेंट्स उतना ये जो सोल्यूशन है इस वाले के करीब होगा और जितनी ये फिक्सिटी कम होती जाएगी उतना ये सिंपली सपोर्टेड वाला जो सोल्यूशन बनता है उसके करीब होता जाएगा. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड स्पेशली द डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट फ्रेम्स स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट. ये सोल्यूशन आपको हेल्प आउट करेगा जब हम आगे कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स का कोर्स आप पढ़ेंगे 6th सेमेस्टर में, उसमें भी आपको ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा. अब आपने क्या करना है, ये आपको सामने मैंने टेबल खोला हुआ है जिसमें ये जो पहला आपको केस नजर आ रहा है ये वाला केस ये अभी हमने सोल्यूशन इसका डिस्कस कर लिया है. सोल्यूशन डिस्कस करने से मेरी क्या मुराद है, हमने इसके लिए ये रिएक्शंस निकाल लिए एंड वाले मोमेंट को रिएक्शंस यानी MA और MB निकाल दिए. फिर हमने ये वर्टिकल जो रिएक्शंस है ये कैलकुलेट कर दिया. उसके बाद हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट कर लिया है. आपने यहाँ पे जितनी और एंट्रीज गिवन है, जितने और केसेस गिवन हैं यहाँ तक और उसके बाद ये जो केस है जिसमें फिक्स्ड एंड एक्शंस फॉर पार्शियली फिक्स्ड यानी पार्शियली फिक्स से मुराद ये है कि जिसमें एक तरफ एंड्स फिक्स्ड हो और दूसरी तरफ कोई रोलर या हिंज लगा हो. 1 डिग्री स्टैटिकली इंडिटरमिनेट केस बन जाएगा जिसमें जो कि ज़्यादा सिंपल बन जाएगा कि 2 इक्वेशंस के बजाय एक इक्वेशन बनेगी. सो आप इसको भी आपने सॉल्व करना है. ये जितने भी केसेस यहाँ पे गिवन है पूरे टेबल को आपने
डिराइव करना है खुद से। आंसर्स आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, बट यू हैव टू डिराइव देम। हाँ, आपने शेयर फोर्स बेंडिंग में डायग्राम प्लॉट नहीं करनी, बस ये जो रिएक्शंस हैं ये सारे आपने कैलकुलेट करने हैं और आपका फाइनल आंसर इस तरह के टेबल के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये जितने भी ये हमने डिस्कस कर लिया, ये बाकी आपने डिस्कस करना है, ठीक है। ये जो पहला जिसमें फुल फिक्सिटी है, यानी सॉरी जिसमें दोनों तरफ फुल फिक्स्ड है, दोनों तरफ फिक्स्ड एंड रिएक्शंस हैं, उनके लिए आपने बस ये इक्वेशन के अंदर थीटा ए नॉट और थीटा बी नॉट की वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आता जाएगा। नॉट सो लॉन्ग, इतना कोई लंबा प्रॉब्लम नहीं है। हर केस में मैं डिटेल कैलकुलेशंस आपसे नहीं चाह रहा। आई जस्ट वांट यू टू कैलकुलेट थीटा ए नॉट थीटा बी नॉट और यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करके जस्ट सिंप्लीफाई करके आपने आंसर्स निकालने हैं फॉर फिक्स एंड मोमेंट्स। और उसके बाद रिएक्शंस के लिए आपने कैलकुलेशन करनी है कि वो रिएक्शंस किस तरह से आ रहे हैं और फिर फाइनल आंसर आपका फ्री बॉडी डायग्राम के फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें एंड रिएक्शंस भी आप शो कर रहे हो और वर्टिकल रिएक्शंस भी, एंड मोमेंट्स और एंड रिएक्शंस दोनों आप शो कर रहे हो। फुल फिक्स्ड केस में 4 रिएक्शंस होंगे और पार्शियली फिक्स केस में 3 रिएक्शंस बन जाएंगे, क्योंकि दूसरी वाली साइड तो एक साइड से मोमेंट का रिएक्शन खत्म हो जाएगा, वहाँ पे पिन या रोलर आ जाएगा। ओके, आपका सरप्राइज क्विज ले रहा हूँ मैं। आपने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है इसको ओपन करना है और वहां पे जाके आपने आंसर इंसर्ट करना है। लिंक खोलें और उसके मैं आपको फिर ये डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। सरप्राइज क्विज में आपको डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। ये आपका सरप्राइज क्विज एक फिक्स एंडेड बीम मैंने आपको दिया हुआ है और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या है।